सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं अकाउंटिंग आया कहां से। सो इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। सो इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्यज रेजिम, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे तब उनके मिनिस्टर थे कौटिल्य। उन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया था कि पूरे किंगडम को, पूरे राज्य को कैसे चलाना चाहिए। ठीक है, उसमें उन्होंने एक और चीज बताई थी, द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कैसे करना, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना भाई कि टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम कितनी है हमारी, और क्या पता चलेगा टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, तो कैपिटल कितना बचा, मतलब वो राजा के पास टोटल सारी चीजें कितनी है और एक साल में उन्होंने कितना पैसा राज्य ने कमाया, ये पता चलेगा। तो किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र नाम की बुक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे। ठीक है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। और आफ्टरवर्ड्स इट वॉज कॉल्ड एज देशीनामा। इसी बुक को बाद में क्या बोला गया? देशीनामा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था बेटा फर्स्ट लेक्चर में? एंटिटी। एंटिटी कौन होता है? द पर्सन हुज अकाउंटिंग इज टू बी डन, वो पर्सन जिसकी हमें अकाउंटिंग करनी होती है। और अभी करंटली, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हमारा एंटिटी कौन है? बिजनेस, ये हमारा एंटिटी है ना। तो देखो बेटा, बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये जो हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सीख रहे हैं वो क्या है? बुक कीपिंग जो है उसमें से इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मतलब बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है और इवेंट्स है उसको रिकॉर्ड करना, लिख के रखना, ये होता है बुक कीपिंग। अब यहां पे क्या दिया है? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस। सो हमारा एंटिटी कौन है? हमारा एंटिटी है बिजनेस। अब बिजनेस के ट्रांजैक्शन, सो ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है बेटा? गिव एंड टेक बिटवीन टू और मोर पर्संस। क्या होता है ट्रांजैक्शन का मतलब? गिव एंड टेक बिटवीन टू और मोर पर्संस। अभी मुझे बताओ कि मैंने मेरे एक पॉकेट से 1,000 रुपए निकाले और मेरे ही दूसरे पॉकेट में 1,000 रुपए रख दिए, तो ये कोई ट्रांजैक्शन हुआ क्या? एक जेब से निकाले दूसरे जेब में रख दिए, तो इसमें मैं क्या अकाउंटिंग करूंगा? या फिर मैंने आपको 1,000 रुपए कैश दिया और उसका 100 रुपए में छुट्टा ले लिया, तो ये भी कहा ट्रांजैक्शन हुआ? 1,000 रुपए दिया और 1,000 रुपए ले लिया, तो ये सब ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अब ट्रांजैक्शन में क्या होना चाहिए? टू और मोर पर्संस होना चाहिए। मेरा खुद से ही ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, तो टू और मोर पर्संस, उनके बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, मतलब आपके और मेरे बीच में जब लेन देन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजैक्शन। और ये फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। बिजनेस एंटरप्राइज, अभी हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस की। तो यहां पे दिया है बिजनेस एंटरप्राइज डील इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। क्या बोला है यहाँ पे? बिजनेस क्या करता है? ऐसी एक्टिविटीज करता है जिसमें एक्सचेंज होता है, या तो पैसों का या तो ऐसी वस्तुओं का, ऐसी चीजों का जिसका हम मनी के टर्म्स में, मॉनिटरी टर्म्स में वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस ने, मतलब बिजनेस ने, समझो बिजनेस ने 10,000 रुपए का गुड्स बेचा और बदले में उसको कैश मिला, तो यहां पे क्या है? एक टेक हो रहा है कैश और गिव हो रहा है 10,000 रुपीज वर्थ का गुड्स। ठीक है, तो मनी और मनीज वर्थ का एक्सचेंज होना मतलब गिव एंड टेक होना। तो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, सोल्ड लैपटॉप टू कस्टमर वर्थ ₹58,500। क्या लिया है? सोल्ड लैपटॉप टू कस्टमर वर्थ ₹58,500। तो हमेशा बेटा हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेफ्ट में हम ऐसा हमेशा बिजनेस एंटिटी लिखेंगे। ठीक है, अब राइट में दूसरा पर्सन कौन है बताओ? हमने क्या किया? बिजनेस ने किसी कस्टमर को लैपटॉप बेचा, तो यहां पे कौन पर्सन रहेगा? कस्टमर रहेगा। सो बिजनेस ने कस्टमर को लैपटॉप बेचा, तो हमने, मतलब बिजनेस ने कस्टमर को क्या दिया? लैपटॉप दिया, और उसके एक्सचेंज में क्या लिया? उसके एक्सचेंज में कैश लिया। कितना? 58,500 रुपीज। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। ये ट्रांजैक्शन में क्या दो चीजें चाहिए? एक तो है कि भाई टू और मोर पर्संस के बीच में होना चाहिए, और दूसरा गिव एंड टेक होना चाहिए। गिव एंड टेक तुरंत हो ऐसा जरूरी नहीं है,
दोनों में से एक तो भी अभी चाहिए और आगे दूसरी चीज चाहिए। ये क्या है आपको समझेगा, जब उधार वाला ट्रांजैक्शन होता है तब होता है वो, कि आज मैंने लैपटॉप बेच दिया लेकिन पैसा मुझे बाद में मिलेगा। तो गिव एंड टेक होना जरूरी है, वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये है बिजनेस, ये है कस्टमर, हमने लैपटॉप दिया और कैश लिया। तो यहाँ पे 2 पर्सन्स है और इनके बीच में गिव एंड टेक हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। किस चीज का एक्सचेंज? या तो मनी का या तो मनीज वर्थ का। मतलब ऐसी वस्तु, यहाँ पे लैपटॉप दिया एग्जांपल, जिसकी हम मॉनिटरी टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में कीमत निकाल सकते हैं। इस लैपटॉप की प्राइस कितनी है, कीमत कितनी है, मनीज वर्थ कितना है, 58,500, और एक्सचेंज में हमें पैसा मिल गया, ठीक है। अब इसी से अकाउंटिंग कैसे होती है बेटा? बिजनेस के बुक्स में अकाउंटिंग होगी कैश अकाउंट डेबिट 58,500 टू लैपटॉप अकाउंट 58,500। ये दोनों भी हमारी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हम अभी पढ़ने वाले आगे, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे कैश कम्स इन है इसलिए डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो लैपटॉप जा रहा है इसलिए क्रेडिट। ये सब हम अभी पढ़ेंगे। अब मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं तो ये समझो, फिर से एक बार बताता हूं, ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। अभी हम बिजनेस है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर आपने गलती से कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? हमारे एंटिटी के। और हमारा एंटिटी कौन है बेटा? बिजनेस हमारा एंटिटी है। तो हमेशा खुद को बिजनेस के जगह पे रख के ही हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक इवेंट को एनालाइज करके आंसर लिखना है, सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये आपके पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है, वो लिख लो पहले। लिख लिया बेटा? तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, ठीक है। फिर हमने एक ये ऑलरेडी देख लिया है, एक और बार जल्दी से देख लेते हैं कि भाई अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड। अभी हम क्या कर रहे हैं? सारे एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। हमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, इसलिए हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या है? एज टू वेदर द एक्टिविटीज आर फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट। मतलब क्या? जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो फिजिबल है क्या, प्रॉफिटेबल है क्या, और हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। फिजिबल है क्या? मतलब हमें सिंपल लैंग्वेज में परवड़ रहा है कि नहीं परवड़ रहा है। प्रॉफिटेबल है क्या? मतलब प्रॉफिट में है या लॉस में है। और तीसरा है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो हमने कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने। ये बिजनेस है, ये ओनर है। ओनर सबसे पहले बिजनेस में क्या करेगा बताओ? पैसा इन्वेस्ट करेगा, है ना। तो ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया, और हमने क्या किया? उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड किया, अकाउंटिंग किया प्रॉपरली साल भर। और हमें क्या पता चला बेटा कि ये जो हमारा बिजनेस है, इसमें टोटल प्रॉफिट है 20 करोड़ रुपीस का, 20 करोड़ रुपए का हमारा प्रॉफिट है। तो अब आप बताओ क्या बोलोगे आप कि सर ये बिजनेस अच्छा है या नहीं है? अच्छा बिजनेस है, बढ़िया, 20 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया है ना। तो चलने देना चाहिए कि नहीं चलने देना चाहिए? हमने कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? हमने कंटिन्यू करना चाहिए। ये प्रॉफिटेबल भी है और ये फिजिबल भी है ना। तो और अभी अगर आपको अकाउंट्स का नॉलेज है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल अकाउंटेंट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या डिफरेंस होता है। आपको नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं बनना है ना। आपको भले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके पास नॉलेज पूरा रहना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग बेस को इतने डिटेल में अच्छे से समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं बेटा? इसको और फर्दर एनालाइज करते हैं कि भाई ये जो बिजनेस है, इसके टोटल ब्रांचेस कितने हैं बताओ, ठीक है। तो टोटल ब्रांचेस कितने बताने के बाद हम क्या करेंगे? प्रॉपर इसका हिसाब किताब करेंगे हर एक ब्रांच का। तो हमें क्या पता चला बेटा कि ब्रांच 1 में प्रॉफिट है 10 करोड़ का, ब्रांच 2 में प्रॉफिट है 5 करोड़ का, और ब्रांच 3 में प्रॉफिट है 13 करोड़ का। ये तीनों में प्रॉफिट है। अभी ब्रांच 4 में प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, और ब्रांच 5 में लॉस है 8 करोड़ का।
अब देखो अपना आंसर चेंज होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। ब्रांच 1, 2 और 3 इसको हमने कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। अभी ब्रांच 4 का क्या करना है, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि आगे जाके प्रॉफिट हो, ऐसा हमें लगता है। अगर हमें लगता है कि प्रॉफिट होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, अगर हमें लगता है कि नहीं इतना कुछ मेहनत करके फायदा नहीं है तो हम बंद कर देंगे। और ब्रांच 5 को तो 100% बंद कर देंगे, है ना। तो समझो हमने ब्रांच 4 को भी बंद कर दिया और ब्रांच 5 को भी बंद कर दिया, तो हमारे कितने ब्रांच बचेंगे, अब 3 ब्रांच। अब ये तीनों में मिला के प्रॉफिट कितना होगा, देखो 10 करोड़ 5 करोड़ मतलब 15 करोड़, 15 करोड़ प्लस 13 करोड़ मतलब 28 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे जो 20 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था वो अब बढ़ के हो गया है 28 करोड़ रुपए का, 28 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट भी हो गया। और देखो पहले हम 5 ब्रांच में मेहनत कर रहे थे, अब हमें कितने ब्रांच में मेहनत करना है बेटा, सिर्फ 3 ब्रांच में। मतलब मेहनत भी कम हो गई, प्रॉफिट भी बढ़ गया। इसलिए अकाउंटिंग का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। कल जाके आप लोग कहीं पे जॉब करोगे, कल जाके आप लोग कहीं पे बिजनेस करोगे, कल जाके हो सकता है आप लोग सीए, सीएस, सीएमए जैसे कोई प्रोफेशनल एग्जाम्स देके एक प्रोफेशनल बनोगे, है ना। तो ये जो भी चीजें हैं इसमें आप क्या करने वाले हो, पैसा कमाने वाले हो। तो पैसा कमाना तो ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ओनर 20 करोड़ रुपए कमा रहा था, बट अगर हम लोग प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो देखो ये 20 करोड़ के जगह मेहनत भी कम हो गई और प्रॉफिट भी 28 करोड़ हो गया। तो आप लोग आगे जो भी करने वाले हो प्लीज आप लोग अच्छे से अकाउंट्स पढ़ो, आपको ये लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्रांच 4 और 5 को हमने बंद कर दिया। बंद कर दिया तो ये जो ओनर है ये शांति से बैठेगा क्या, ये और 2 नए ब्रांच ओपन करेगा। तो ब्रांच 4 में प्रॉफिट है 8 करोड़ का और ब्रांच 5 में प्रॉफिट है 12 करोड़ का। तो अब अगर हम टोटल करेंगे तो ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। सो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 48 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो जाएगा। देखो बॉस, अकाउंटिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझो। पहले ये जो ओनर था ये 5 ब्रांच में ही मेहनत कर रहा था, मेहनत उतनी ही है, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉपरली करने से और उसको नॉलेज होने के वजह से, प्रॉपरली समझने से क्या हुआ, इसका प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़कर डबल से भी ज्यादा 48 करोड़ रुपीस हो गया। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग, आप समझो। और ऐसा नॉलेज अगर आपको रहा और ये बिजनेसमैन कल जाके आप एक प्रोफेशनल बने और आपने ये बिजनेसमैन को ऐसा गाइड किया, तो सोचो वो बिजनेसमैन आपको क्यों अच्छी खासी रेम्यूनरेशन नहीं देगा, क्यों अच्छा खासा पैसा नहीं कमाओगे आप। वो भाई सेम मेहनत में जब आप उसका 20 करोड़ से प्रॉफिट सीधा 48 करोड़ मतलब 48 करोड़ रुपीस करके दे रहे हो, तो वो आपको अच्छी खासी सैलरी तो देगा ही ना। लेकिन उसके लिए बेटा आपको ये अकाउंट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज उस पर अच्छे से ध्यान दो और एकदम पॉजिटिवली पढ़ो अभी, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, ये पेज नंबर 5 पे जो नीचे दिया हुआ है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, वहां पे लिखना है, लिख लो अभी। अब आ जाओ बेटा पेज नंबर 6 पे, ठीक है। पेज नंबर 6 पे पहले समझ लो, फिर मैं बोलूंगा तब आप लोग लिख लेना। अब ये कौन है, बिजनेस है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये कौन है, ओनर है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अब ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए प्लीज अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। तो बिजनेस है, ओनर है। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बिजनेस को क्या लगेगा, ओनर से पैसा लगेगा, है ना। ओनर ने बिजनेस को मतलब हमको पैसा दिया 10 लाख रुपए, ठीक है। अब ये बिजनेस के पास आ गया, तो ये जो कैश है ये बिजनेस के लिए क्या बन गया बताओ, बिजनेस की क्या बन गई, ये प्रॉपर्टी बन गई। फॉर बिजनेस दीज 10 लाख रुपीज कैश इज प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। मैंने बताया था आपको, हमने देखा हुआ है ऑलरेडी कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो बिजनेस के लिए ये 10 लाख रुपए कैश क्या बन गया, एसेट बन गया। अब ये जो पैसा है इससे बिजनेस क्या करेगा, हो सकता है लैंड खरीदेगा, हो सकता है उस पे फैक्ट्री बनाएगा, फिर उस पे मशीनरी खरीद के लाएगा, इंस्टॉल करेगा और उससे मैन्युफैक्चरिंग करेगा और वो प्रोडक्ट्स बेच के पैसा कमाएगा, है ना। तो यहां पे भी देखो फिर से ये जो लैंड है
ये प्रॉपर्टी है, यानी बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, ये जो मशीनरी है, ये भी सब बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉपर्टी है, उनकी एसेट बन गया वो भी। तो ये जैसे कैश है, लैंड है, फैक्ट्री है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये जो भी वस्तुएं है, ये जो भी थिंग्स है, ये जो भी प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट होता है। और ये रियल में एक वस्तु है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट मतलब क्या, वो सारी थिंग्स या वो सारी वस्तुएं या वो सारी प्रॉपर्टी जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस का है, वो है रियल अकाउंट। तो आपको पेज नंबर 6 पे लिखना है, और मार्जिन में देखो आपको 3 बॉक्सेस दिए हुए, तो उसमें से जो पहला बॉक्स है उसमें आपको लिखना है बेटा रियल अकाउंट। ये जो है ना, यहाँ पे ये मार्जिन में 3 बॉक्सेस दिए हुए आपको है ना, तो यहाँ पे पहले ऊपर जो है वहां पे लिखना है रियल अकाउंट, और बाकी जो है वो तो लिख ही लो आप। तो कैश, लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब बिजनेस के लिए क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, रियल अकाउंट हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो मशीनरी है, ये मशीनरी लाके क्या अपने आप गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाएंगे क्या और बिक जाएंगे क्या, नहीं होंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रॉ मटेरियल खरीद के लाना पड़ेगा, हमें पावर लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, हमें लेबर लगेगा इस पे काम करने के लिए, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हम इस पे लगाते हैं, हमारे फैक्ट्री में यूज करते हैं, इनको इनपुट बोलते हैं, और इसके बदले में हमें पैसा देना पड़ता है। अभी अगर हम लोग रॉ मटेरियल खरीद के लाए तो फोकट में मिलेगा क्या, हमें पैसा देना पड़ेगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, पावर यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो बड़े स्केल पे होती है, इसलिए उसको पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पावर यूज कर रहे हैं तो बदले में पैसा देना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, उनको हमें वेजेस देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो गया, इनपुट हो गया, इसके बदले में हमें इनको पैसा देना पड़ेगा। तो ये है बेटा हमारे सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमारे एक्सपेंसेस है, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेस किया, लेबर का पेमेंट किया, पावर इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, तो ये सब क्या है, हमारे एक्सपेंसेस। अब ये सब मिला के और ये पूरे मशीनरी पे यूज होके क्या बनेगा, हमारा फाइनल आउटपुट बनेगा, फिनिश गुड्स बनेंगे, और इनको हम बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, है ना। तो ये सब क्या हो गया, आउटपुट, फिनिश गुड्स सेल करेंगे हम, तो ये है हमारी इनकम। एक्सपेंस और इनकम तो आपको समझ में आता है, बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मुझे अभी आपको ये समझाना है कि एक्सपेंस और एसेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में क्या होता है बेटा, रेगुलर एक्टिविटी होती है, ये हमें हर महीने पैसे देते जाना है, हर बार जब रॉ मटेरियल खरीद रहे तब हमको पैसा देना है। और इसका बेनिफिट कितना होता है, बेनिफिट इज लेस देन अ ईयर। मतलब क्या, मुझे बताओ, अगर हमने 1 मंथ का रेंट पे किया तो हम लोग क्या वो फैक्ट्री या वो चीज 10 साल तक यूज कर सकते हैं क्या। 1 महीने का रेंट पे किया तो कितना महीना यूज कर सकते हैं, 1 ही महीना, 10 साल के लिए हमारी हो गई क्या, वो नहीं। हमने अगर 1 महीने की सैलरी पे की तो 10 साल के लिए वो आदमी हमारे लिए काम करेगा क्या, हमारा एम्प्लॉई नहीं। 1 महीने की सैलरी देंगे तो 1 ही महीने का काम करेगा, नई सैलरी देंगे तो छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो एक्सपेंसेस में क्या होता है बेटा, बेनिफिट इज लेस देन 1 ईयर। ठीक है, और वही अगर हम एसेट की बात करें तो एसेट में क्या होता है बेटा, बेनिफिट इज मोर देन 1 ईयर। मतलब क्या, देखो समझो हमने आज एक फैक्ट्री बनाई, ठीक है, हमारे पास लैंड है, उस पर हमने फैक्ट्री बनाई, तो फैक्ट्री क्या 1 साल बाद होने के बाद हम तोड़ देंगे क्या, और फिर से नेक्स्ट ईयर नई फैक्ट्री बनाएंगे क्या, फिर से बोले सर 1 साल खत्म हो गया, फिर से इसको तोड़ दो और फिर से नई फैक्ट्री बनाओ, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो एक्सपेंसेस और एसेट्स, इसमें क्या फर्क होता है बेटा, एक्सपेंसेस इसमें 1 साल से कम का बेनिफिट मिलता है। जैसे कि 1 मंथ की सैलरी पे की तो 1 महीने के लिए काम होगा, लेकिन अगर हमने एक बार फैक्ट्री बना ली तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है, और ये मोर देन 1 ईयर होता है, तो उसको हम बोलते हैं एसेट। ये समझना बहुत जरूरी है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जो हम कॉन्सेप्ट समझने वाले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में क्या होता है, बेनिफिट 1 साल से कम होता है, जो हमें बार बार पेमेंट करना है। ठीक है, और एसेट में क्या होता है, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट होता है, और वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा,
शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम, तो 1 साल से जो भी कम है वो हमारा एक्सपेंस है, और 1 साल से जो भी ज्यादा है वो हमारा एसेट है। समझ में आया क्या? सिंपल है एकदम। ठीक है, तो यहां देखो अभी एग्जांपल दिया है, प्रोडक्ट सोल्ड या सर्विस प्रोवाइडेड। हो सकता है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब दुकान लेके बैठे माल खरीद के ला रहे बेच रहे। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, माल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे, मैन्युफैक्चर कर रहे और बेच रहे। और हो सकता है सर्विस प्रोवाइड कर रहे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये जो है, ये हमने जो प्रोडक्ट को सेल किया तो वो है हमारी सेलिंग प्राइस, सेल ऑफ प्रोडक्ट, वो है 1 लाख रुपीज। हमने कितने में माल बेचा? 1 लाख रुपए में। और इसको खरीदा कितने में था? 70,000 रुपए में। 1 लाख में हमने सेल किया, 70,000 में हमने परचेस किया था। तो मुझे बताओ हमारा सेल प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है? सेल प्राइस ज्यादा है, तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। मतलब जब भी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। और अगर ये हमने सेल किया 60,000 में और हमने खरीदा 80,000 में, तो क्या होगा? बेचा 60,000 में, खरीदा 80,000 में, तो क्या होगा? लॉस होगा हमें 20,000 रुपीज का। तो बेटा एक बात समझो, इनकम और प्रॉफिट अलग अलग चीजें हैं, एक्सपेंस और लॉस अलग अलग चीजें, इसको मिक्स करना नहीं बिल्कुल भी। इनकम में बहुत सारी चीजें आती है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद जो बचता है वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद जो बचता है वो होता है प्रॉफिट। और एक्सपेंस और लॉस सेम नहीं होता है, एक्सपेंस अलग चीज है, लॉस अलग चीज है। अगर हमारे सारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, उसमें से जब हम इनकम को माइनस करते हैं तो बचता है हमारा लॉस। और ये सब अकाउंट कौन से है? प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, इनकम, ये सब है नॉमिनल अकाउंट। देखो एक्चुअल में मुझे बताओ कि सैलरी नाम की कोई वस्तु है, कोई चीज है क्या? नहीं है। रेंट नाम की कोई चीज या वस्तु है क्या? नहीं है। ये सब क्या है? नाम पूरते हैं। नॉमिनल का मतलब होता है नाम पूरता। तो ये सब कौन से अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। हमें सिर्फ ये पता करना है कि भाई हमें साल भर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसलिए हम लोग ऐसी अकाउंटिंग करते हैं, और ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये सब कौन हो गए? नॉमिनल अकाउंट। तो जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनकम है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, ये सब क्या हो गए? हमारे नॉमिनल अकाउंट। तो ये लिख लो पहले आप लोग, अभी पेज नंबर 6 पे लिखना है, और जो सेकंड बॉक्स है मार्जिन के अंदर वहां लिखना है नॉमिनल अकाउंट। ये एक पर्सन है जिससे हम लोग क्या करते हैं? उधार में माल खरीदते हैं। क्या करते हैं? उधार में माल खरीदते हैं, मतलब क्रेडिट में परचेस करते हैं। ठीक है, उधार में माल खरीदा तो उसको बोलते हैं बेटा क्रेडिटर। अब फिर से ये हम हैं और ये हमारा कस्टमर है, इसको हमने उधार में माल बेचा, अगर हमने अगर क्रेडिट सेल किया तो इसको बोलते हैं डेटर। अब इसको याद कैसे रखना? बहुत सी बार बच्चों को क्रेडिटर और डेटर समझ में नहीं आता है, याद नहीं रहता है। ठीक है, कंफ्यूज होता है कि डेटर किसको बोलते हैं, क्रेडिटर किसको बोलते हैं। तो एकदम सिंपल सी चीज है बेटा, पहले परचेस होगा या पहले सेल होगा? मतलब पहले हम माल खरीद के लाएंगे फिर बेचेंगे, या पहले माल बेचेंगे फिर खरीद के लाएंगे? पहले हमें माल खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही तो बेचेंगे ना। मतलब पहले हम लोग परचेस करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, तो इसको मेमोरी टेक्निक बनाई है मैंने, कैसे याद रखना? तो पहले सी आता है, बाद में डी आता है। जब हम माल पहले खरीदते हैं तो हम जिससे खरीद रहे हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं, हम जिसको माल बेचते हैं वो बाद में होता है तो डी बाद में आता है, उसको डेटर बोलते हैं। एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्रेडिटर ये क्रेडिट बैलेंस होता है और डेटर में डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इनका नाम क्रेडिटर और डेटर पड़ा है। बट ये हम आगे समझेंगे, और फिलहाल के लिए याद रखने के लिए एकदम सिंपल सी चीज है, पहले हम परचेस करके लाते हैं तो सी पहले आता है क्रेडिटर का, इसलिए क्रेडिट परचेस में क्रेडिटर नाम रहता है। और हम माल बाद में बेचते हैं तो डी बाद में आता है डेटर का, इसके लिए क्रेडिट सेल में डेटर बाद में आएगा। ठीक है, क्रेडिट सेल बाद में होगा, डी बाद में आता है तो डेटर आ गया। ऐसे याद रखो। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो क्रेडिटर है, अब ये क्रेडिटर से हमने क्या किया? उधार में माल खरीदा, है ना? उधार में माल खरीदा तो हमने पैसा दे दिया क्या? हमने पैसा नहीं दिया,
मतलब हमें पैसा देना बाकी है, तो ये रिसीवेबल हुआ या पेएबल हुआ? हमने अगर उधार में माल खरीदा तो पैसा लेना बाकी है या देना बाकी है? इसको पैसा देना बाकी है, मतलब ये क्या हुआ? पेएबल हुआ। पेएबल हुआ तो एसेट हुआ या लाइबिलिटी हुआ? लाइबिलिटी हुआ, है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। और वही अगर मैं डेटर की बात करूं तो डेटर किसको बोलते हैं? जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं, उधार में माल बेच रहे हैं, तो इनसे अभी हमें पैसा लेना बाकी है या इनको पैसा देना बाकी है? रिसीवेबल है या पेएबल है? रिसीवेबल है। रिसीवेबल है मतलब पैसा लेना बाकी है, मतलब ये हमारे लिए क्या हुआ? एसेट हुआ। ठीक है। अब ये जो क्रेडिटर डेटर जैसे और भी पर्सन है जिनसे हमें पैसा लेना बाकी होता है या जिनको पैसा देना बाकी होता है, वो सब होते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट। सिंपल सी चीज है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या? वो सारी थिंग्स, वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारी वस्तुएं जो बिजनेस ओन करता है, बिजनेस की खुद की है, वो हो गए सारे रियल अकाउंट। उसके बाद में नॉमिनल अकाउंट मतलब सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम, सारे प्रॉफिट, सारे लॉस, ये सब जो है ये है बेटा नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट मतलब एसेट और लाइबिलिटी, मतलब ही क्या? पेएबल टू अ पर्सन और रिसीवेबल फ्रॉम अ पर्सन। या तो किसी पर्सन को पैसा देना बाकी है या तो किसी पर्सन से पैसा लेना बाकी है। तो जब भी पर्सन से पेएबल और रिसीवेबल है तब वो रहता है पर्सनल अकाउंट। एकदम सिंपल है। ठीक है, तो ये भी आप लोग पेज नंबर 6 में लिख लो। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को पर्सनल, रियल, नॉमिनल ये क्लासिफिकेशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें डाउट्स रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं, तो मैंने इस टॉपिक को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इसको थोड़ा डिटेल में समझाया हुआ है। तो प्लीज पॉजिटिवली ये लेक्चर अच्छे से देखो, इसके बाद आपको बहुत इजी जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो ये समझो हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का, एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल ओपन करना है जिसमें क्या रहेगा बेटा? हम लोग टीवी, फ्रिज, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होते हैं वो हम बेचेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का बड़ा एक शोरूम हमें ओपन करना है। तो मुझे बताओ कि अगर हमें ये ओपन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बहुत बड़ा शोरूम ओपन करना है तो सबसे पहले हमें क्या लगेगा? सबसे पहले बेटा हमें लगेगा पैसा, कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, हमें पहले कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक। ठीक है, अब समझो हमने पैसा लगा दिया, इसके बाद क्या करेंगे? हम गुड्स खरीद के लाएंगे क्या? मतलब मोबाइल, टीवी, फ्रिज खरीद के लाएंगे और बढ़िया ऐसा रास्ते पे सजाएंगे उसको, ऐसा रहेगा क्या? नहीं, हम क्या करेंगे? उसके बाद में हम शोरूम बनाएंगे, है ना। या तो हम शोरूम खरीद लेंगे या तो जगह लेके उस पर बढ़िया सा एक मस्त शोरूम बनाएंगे। ठीक है, शोरूम बना लिया, अब गुड्स खरीद के लाएंगे क्या और नीचे जमीन पे सजाएंगे क्या? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इंटीरियर बनाना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर फर्नीचर बनाना पड़ेगा कि मोबाइल कहाँ रहेगा, फिर टीवी, फ्रिज कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, पूरा डिस्प्ले प्रॉपर एकदम, है ना। तो पूरा इंटीरियर बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पैसा लगाओ, शोरूम खरीदो, उसमें पूरा इंटीरियर बनाओ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट परचेस करके लाएंगे, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, और भी जो चीजें हमें खरीद के लानी है वो हम खरीद के लाएंगे, उसको प्रॉपर डिस्प्ले पे लगाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ डायरेक्ट कस्टमर हमारे यहां आ जाएगा क्या? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, है ना। हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, होर्डिंग्स पे, हर जगह पे ये बताना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस करना पड़ेगा कि भाई हमने नया शोरूम ओपन किया है तो आप लोग आओ, हम लोग ऑफर देने वाले, आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स है, ऐसे अलग अलग चीजें हम लोग बताएंगे, है ना। तो हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। अब हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, लोगों को पता चल गया, लोग आ गए अपने शोरूम में। अब एक साथ समझो 10-20 कस्टमर आ गए, तो आप या मैं अकेला जो ओनर है वो अकेला सब कुछ हैंडल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। हमें स्टाफ रखना पड़ेगा और स्टाफ को हमें सैलरी पे करना पड़ेगा।
है ना, क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स को मैनेज करना, हैंडल करना, उनको प्रोडक्ट दिखाना, उनको बेचना, ये सब चीजों के लिए क्या लगेगा, हमें स्टाफ लगेगा जिनको सैलरी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कस्टमर आ गया, स्टाफ है, अब वो कस्टमर ने बोला ये टीवी शुरू करके दिखाओ, तो टीवी क्या अपने आप शुरू हो जाएगा क्या? उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, फिर से इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि कस्टमर को पसंद आ गया, वो बोलता है ये टीवी, वो मोबाइल और ये फ्रिज दे दो। तो हमारा क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमने परचेस करके लाया वो हमारा सेल होगा। अब प्रोडक्ट तो हम बेचेंगे ही, उसके साथ में क्या बेचेंगे, उसको बताएंगे कि देखो सर ये जो मोबाइल है ना, इसके साथ आप ये ब्लूटूथ ले लो, इसके साथ आप ये स्पीकर ले लो, इसके साथ आप ये मोबाइल का कवर ले लो, इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा लो। तो हम मेन प्रोडक्ट भी बेचेंगे, उसके साथ एक्सेसरीज भी बेचेंगे। ठीक है, और हम लोग एक और सर्विस प्रोवाइड करेंगे रिपेयरिंग की। अगर किसी का कोई प्रोडक्ट खराब होता है तो वो हमारे पास आ सकता है रिपेयर करवाने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें रहेगी। अब मुझे बताओ, अगर हमें सेल को और इंक्रीज करना है तो जनरली क्या होता है, हम लोग ऑफर लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये सब तो एडवर्टाइजमेंट में आ गया, ऑफर वगैरह। हम क्या करते हैं बेटा, ईएमआई पे सेल करते हैं। ईएमआई पे सेल करना मतलब क्रेडिट में बेचना, उधार में बेचते हैं कि भाई इतना इतना पैसा तुम डाउन पेमेंट में भर दो और बाकी का तुम ईएमआई पे कर दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा सेल बढ़ाने के लिए हम ईएमआई पे बेचते हैं, मतलब लोन पे बेचते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को लोन देते हैं। वैसे ही समझो, अभी अगर हमें एक ब्रांच हमारी ओपन कर ली, अब दूसरी और एक ब्रांच ओपन करनी है, तो हो सकता है हमें भाई लोन लेना पड़े, हमें उधार पे माल खरीदना पड़े, क्योंकि हम इतना बल्क में परचेस करते हैं। तो हो सकता है हमें 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड मिले कि भाई आप ये प्रोडक्ट भेज दो हमारे शोरूम में, हम आपको 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, है ना। तो अगर आप अकाउंटिंग की बात करें तो मैंने ये समझा है कि बेटा अकाउंटिंग की किसी भी चीज को आप ले लो, आप ये 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो ये 5 पार्ट को अगर मैं समराइज करूं तो क्या रहेगा, देखो, शोरूम का कैश और फर्नीचर, ये सब क्या है, थिंग है, वस्तु है, प्रॉपर्टी है। ये सब हमारी प्रॉपर्टी है। ये जो परचेस किया हमने प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, स्टाफ को सैलरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया, ये सब है बेटा हमारे एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे बिजनेस के। फिर ये जो प्रोडक्ट बिका, एक्सेसरी बिकी, रिपेयरिंग हमने लोगों का जो गुड्स है उसको रिपेयर करके दिया, तो ये सब हो गई हमारी इनकम, क्योंकि इसके बदले में पैसा आने वाला है। ठीक है, फिर ये जो क्रेडिट सेल है, हमने लोगों को उधार में माल बेचा, उधार में माल बेचा तो पैसा लेना बाकी है या पैसा देना बाकी है? पैसा लेना बाकी है। तो ये रिसीवेबल हुआ या पेएबल हुआ? रिसीवेबल हुआ, है ना। तो ये सब है अमाउंट रिसीवेबल। और हमने क्रेडिट में परचेस किया, हमने बैंक से लोन लिया, तो हमें पैसा देना बाकी है। पैसा देना बाकी है मतलब वो क्या हुआ, अमाउंट पेएबल। ठीक है, तो टोटल 5 चीजें हो सकती है बेटा। आप कोई भी चीज उठा लो, ये 5 चीजों के अलावा और कोई चीज में नहीं जाएगी, ये 5 ही चीजों में जा सकती है। वो कौन सी? अमाउंट पेएबल, अमाउंट रिसीवेबल, प्रॉपर्टी, एक्सपेंसेस या इनकम। ये है बेटा आपके पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है ना। तो पेज नंबर 7 पे पहले इतना पार्ट लिख लो। ठीक है, लिख लो, पॉज कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखो बेटा, अभी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, हम लोग ये रट तो लेते हैं, लेकिन हम लोग ये कभी समझते क्या कि सर 3 ही टाइप के अकाउंट क्यों है, 4 टाइप के क्यों नहीं है, 2 टाइप के क्यों नहीं है? उसके पीछे ये रीजन है। देखो, अमाउंट पेएबल या अमाउंट रिसीवेबल, किसी पर्सन को पैसा देना बाकी है या तो किसी पर्सन से पैसा लेना बाकी है। इसलिए ये जो 2 चीजें ये आती है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, किसी पर्सन को पैसा देना बाकी है या तो किसी पर्सन से पैसा लेना बाकी है। तो अमाउंट पेएबल और अमाउंट रिसीवेबल, ये हो गया बेटा पर्सनल अकाउंट। अब हमारी कोई प्रॉपर्टी है, हमारी कोई प्रॉपर्टी है तो वो हो गया हमारा रियल अकाउंट। रियल में एक वस्तु है जिसकी वैल्यू है। ठीक है, रियल में हमारा एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी है जिसकी कुछ तो भी कीमत है, तो वो हो गया रियल अकाउंट।
और ये एक्सपेंसेस और इनकम ये हो गए बेटा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्यों बोलते हैं, देखो इसको एक बात अभी ये समझने की कोशिश करो। ये है हमारा बिजनेस, ठीक है, ये है हमारा एक एम्प्लॉय, कौन है, हमारा स्टाफ है। अब मुझे बताओ कि हम स्टाफ को सैलरी पे करते हैं ना, मतलब सैलरी पे करते हैं मतलब पेपर पे सैलरी लिख के देते हैं क्या, नहीं, हम क्या करते हैं बेटा, हम देते हैं कैश, है ना। समझो 10,000 रुपए सैलरी है, तो अगर हमें दिया रहा पेड सैलरी ₹10,000, तो ये लेफ्ट में बिजनेस रहेगा, राइट में स्टाफ रहेगा, और हमने इसको क्या दिया, सैलरी दिया, मतलब कैश दिया। अब मुझे बताओ बिजनेस में, रियल लाइफ में कोई भी चीज फ्री में फोकट में मिलती है क्या, या हम किसी को फ्री में फोकट में बिजनेस में कोई चीज देते हैं क्या, नहीं। तो हमने पैसा क्यों दिया, क्योंकि वो स्टाफ ने हमारे लिए काम किया, उसने हमको क्या दिया, सर्विस दिया, उसने हमारे बिजनेस में 1 महीना काम किया ना, इसीलिए तो हमने पैसा दिया। लेकिन अब मुझे बताओ ये जो सर्विस दिया उसने, जो हमारे लिए काम किया, वो कोई पर्सन है क्या, उसने हमारे लिए काम किया वो पर्सन है क्या, बोले ये सर्विस मेरा नाम है, मेरा नाम है सैलरी, ऐसा कोई पर्सन है क्या, नहीं। अब ये जो सर्विस है, सैलरी है, ये कोई रियल में हमारी प्रॉपर्टी है क्या, ये 10 साल तक चलने वाली है क्या, नहीं। ये जो सर्विस है, ये जो हमने सैलरी दिया, ये हमारा एक्सपेंस है, और ये वास्तविक में कोई पर्सन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल वर्ड का मीनिंग होता है नाम पूर्ता, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब ये स्टाफ ने हमारे यहाँ काम किया और हमने बदले में इसको पैसा दिया, ये ट्रांजैक्शन समझने के लिए उसको वर्ड दिया है सैलरी। अब वैसा ही मैं एग्जांपल लेता हूं रेंट का, तो ये लेफ्ट में है बिजनेस, राइट में है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड बोले तो वो जगह का मालिक, इसको हम रेंट पे करेंगे और बदले में क्या रिसीव करेंगे, उसकी जगह, रेंट पे उसकी जगह, इसको बेनिफिट बोलते हैं। रेंट पे उसकी जगह हम यूज करेंगे और बदले में पैसा देंगे, तो इसको बोलते हैं रेंट। ठीक है, उसकी जगह यूज किया और बदले में पैसा दिया, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है इसको क्या बोलते हैं, रेंट पेड, इसको नाम दिया है। नहीं तो हमें कैसा पता चलेगा कि भाई वो आगे वाले ने हमारे लिए क्या काम किया, जैसे कि सैलरी है, सैलरी बोलने से समझ में आता है कि भाई वो हमारे यहाँ एम्प्लॉय है। रेंट बोलने से समझ में आता है कि भाई हमने उसकी कोई तो भी जगह किराए पे लिया। ठीक है, इंटरेस्ट बोलने से समझ में आता है कि भाई हमने उससे लोन लिया और बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट किया। तो बेटा ये बात समझ लो, नॉमिनल जो भी ये एक्सपेंसेस और इनकम है, ये कोई पर्सन नहीं है, ये रियल में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ नाम दिया है ताकि ये पूरा ट्रांजैक्शन हमें समझ में आए, इसलिए इनको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये लिख लो बेटा आपके पेज नंबर 7 पे, ये ऐसा ऊपर लिखो, पर्सनल, फिर रियल और नॉमिनल। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, अब आ जाओ बेटा पेज नंबर 8 पे। ठीक है, लिख लिया अच्छे से, चलो। तो यहां पे क्या है बेटा, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी अकाउंटिंग करने के 2 मेथड है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वाला अप्रोच। अब मुझे बताओ ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब क्या, मैं ये सब एनिमेशन बंद कर दूं, मैं बुक्स आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करूं, बोर्ड पे लिख के पढ़ाऊं। ठीक है, एक ब्लैक बोर्ड लू, उस पर चौक से लिखूं और पढ़ो, वो हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच क्या है, जो तरीके से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, एनिमेशन यूज कर रहा हूं, कलरफुल बुक्स यूज कर रहा हूं। तो मुझे बताओ ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा अच्छा रहेगा या मॉडर्न अप्रोच ज्यादा अच्छा रहेगा? डेफिनेटली मॉडर्न अप्रोच ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये है क्या कि अगर मैं आपको बोर्ड पे लिख के पढ़ाऊं तो वो गलत है, ऐसा मतलब नहीं है। देखो दोनों को समझो, मैं खुद बोर्ड पे पढ़ाया हुआ जो समझ के ही यहां तक पहुंचा हूं, है ना। मैंने जब पढ़ा है तब बोर्ड पे लिख के ही पढ़ा हुआ है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच गलत नहीं है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अपने बहुत सारे फायदे हैं, जैसे अभी आपको मजा आ रही है पढ़ने में, एनिमेशन में पढ़ रहे हो, मस्त कलरफुल बुक्स पे लिख रहे हो, तो ज्यादा याद भी रहता है, जल्दी समझ में आता है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो अकाउंट्स में भी जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है,
ये हम लोग अभी सिर्फ समझ लेंगे, बट हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन में, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और रियल लाइफ में भी आपको लोग पूछ सकते हैं, तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। बट हम लोग आंसर्स जब बनाएंगे, जब जर्नल चैप्टर शुरू करेंगे और उसके आगे के जितने भी चैप्टर्स है, और इसके बाद भी 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और कोई प्रोफेशनल एग्जाम है, उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये समझने के लिए, नॉलेज के लिए, क्वेश्चन जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए समझ लो और अच्छे से समझो। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये है बेटा हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। अब देखो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन्स। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन्स। किसी भी पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो होते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे कि हमने देखा है नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन, दो टाइप के पर्सन है ना। तो नेचुरल पर्सन मतलब क्या? ओनर हो गया, राहुल हो गया, प्रिया हो गया, आप हो गए, मैं हो गया, जो भी ह्यूमन बींग्स है वो सब हो गए बेटा नेचुरल पर्सन। ठीक है, दूसरा है बेटा आर्टिफिशियल या फिर लीगल पर्सन। जैसे कि कोई बैंक हो गई, गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद में म्यूनिसिपैलिटी हो गई, उसके बाद में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह का ट्रस्ट हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई बिजनेस हो गया। ये सारे जो भी है ये सब है आर्टिफिशियल पर्सन विच आर क्रिएटेड अंडर एन एक्ट ऑफ लॉ। इसीलिए उसको लीगल पर्सन बोलते हैं। वो ह्यूमन बींग्स नहीं है। ह्यूमन बींग्स ये है पर्सनल अकाउंट में नेचुरल, और जो लीगली पर्सन्स बनाए हुए वो है पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल। ये दोनों में कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ? अब यहां पे एक और चीज समझ लो, जब भी हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं ना, तो उसके नाम के आगे हम मिस्टर लगाते हैं, ऐसा मिसिज लगाते हैं, मास्टर लगाते हैं या मिस लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी हम लगाते हैं ये किसी नेचुरल पर्सन के नाम के आगे लगाते हैं। अब वही अगर हम आर्टिफिशियल पर्सन की बात करें ना, तो हम ऐसा M/S मेसर्स पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? मेसर्स। तो M/S और उसके आगे वो बिजनेस का नाम लगाते, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, समझ में आया? अब एक और तीसरा पार्ट है, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये है तीसरा। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये ऐसे अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सैलरी, पेएबल या लोन, ये अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज होता है। ठीक है, अभी अभी के लिए फिलहाल ये समझो, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल बोले तो कौन? ह्यूमन बींग्स। और पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल बोले तो कौन? लीगल पर्सन। ठीक है, ये नेचुरल और ह्यूमन बींग्स के आगे, नेचुरल पर्सन के आगे मिस्टर, मिसिज, मिस, मास्टर वगैरह लगाते हैं, और ये जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, लीगल पर्सन होते हैं, इनके आगे, नाम के आगे मेसर्स M/S ऐसा लगाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बाद है बेटा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब रियल में कोई प्रॉपर्टी है, कोई वस्तु है, कोई थिंग है। अकाउंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज और थिंग्स और एसेट्स दैट इज ओन्ड या विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। तो रियल अकाउंट मतलब क्या? ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी वस्तुएं, ऐसे थिंग्स जो बिजनेस ओन करता है। अब इसमें भी दो टाइप है, एक है टेंजिबल। टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि कैश है, फर्नीचर है, लैपटॉप है। टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन, टच्ड, फेल्ट और मेजर्ड। ऐसी सारी वस्तुएं जो हमें आंखों से दिखती है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, विच कैन बी सीन, टच्ड, फेल्ट और मेजर्ड, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी वस्तुएं होती है रियल अकाउंट में टेंजिबल। क्या बोला मैंने? विच कैन बी सीन, टच्ड, फेल्ट और मेजर्ड। ऐसी सारी हमारी प्रॉपर्टीज
वो होता है रियल अकाउंट में टेंजिबल। और ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते और गिन नहीं सकते, वो सब है इनटेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे अरे सर ये क्या है अभी नया, कि यार जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, ये सब क्या है सर? तो ये भी एक थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, ये भी हम अभी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए अपनी 3 चीजें हुई। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल मतलब ह्यूमन बीइंग, पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल मतलब लीगल पर्सन, रियल अकाउंट में टेंजिबल मतलब वो सारी प्रॉपर्टी विच कैन बी सीन, टच्ड, फेल्ट और मेजर्ड, जैसे कि कैश, फर्नीचर, लैपटॉप, ये सारी हमारी प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी। और तीसरा है सिंपल नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में 2 चीजें, एक्सपेंस यानी कि जैसे कि एग्जांपल है परचेस ऑफ गुड्स, हमने गुड्स खरीदा क्यों? बेचने के लिए। तो जब गुड्स को खरीदते हैं बेटा तब वो होता है एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस, और जब हम उसको बेचते हैं बेटा तब वो होता है हमारा इनकम। अभी मैंने आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था, पढ़ाया था, तब हमने स्टॉक को एसेट बोला था, हमारी प्रॉपर्टी बोली थी। बट अब हम लोग आ गए हमारे डबल एंट्री सिस्टम वाले अप्रोच पे। तो यहाँ पे जब हम गुड्स खरीदते हैं तो तब हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और जब हम गुड्स को बेचते हैं तब हम उसको बोलते हैं इनकम। ठीक है, तो जैसे कि परचेस ऑफ गुड्स, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सब क्या है? हमारे एक्सपेंस। और सेल ऑफ गुड्स, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब क्या है बेटा? हमारी इनकम। ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो एक बार रिवाइज करते। पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप है, नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग्स, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब लीगल पर्सन जैसे कि बैंक, गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, कंपनी, कोई ट्रस्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का ट्रस्ट वगैरह, ये सब हो गए लीगल पर्सन। और तीसरा है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अभी समझने वाले हैं। उसके बाद है रियल अकाउंट में 2 पार्ट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जैसे कि कैश, फर्नीचर और लैपटॉप, ये सारी वस्तुएं जो बिजनेस ओन करता है, ये है टेंजिबल। फिर इनटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, वो हम अभी डिटेल में समझेंगे, वो है इनटेंजिबल। ठीक है, उसके बाद में बेटा फिर नॉमिनल अकाउंट में 2 पार्ट, एक्सपेंस और इनकम। नॉमिनल अकाउंट में 2 पार्ट क्या है? एक है एक्सपेंस और एक है इनकम। अब इसमें से डिफिकल्ट क्या है बेटा? एक है ये पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा है रियल अकाउंट में इनटेंजिबल। ये दोनों थोड़े डिफिकल्ट है, तो इसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया क्या? पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप, रियल अकाउंट के 2 टाइप, नॉमिनल अकाउंट के 2 टाइप। अगर आपको ये लेक्चर खत्म होने के बाद कोई भी डाउट रह गया तो इमीडिएटली मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना, आपका डाउट क्लियर करवा के लेना। ये डाउट पर्सनल, रियल, नॉमिनल का आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। और हो सकता है ये लेक्चर आपको फिर से देखना पड़े, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा स्टार्टिंग में, फिर से देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, बट ये क्लियर कर लो।